नमस्कार मित्रों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा। भारत बारूद के ढेर पर बैठा है और पल पल की देरी भारी है। एक विशेष समुदाय की अनियंत्रित गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, धर्मांतरण का संगठित गिरोह, इस गिरोह को हो रही देशी और विदेशी फंडिंग, बंगाल में हिंदुओं पर चल रहे अमानुषिक अत्याचार, उनकी हत्याएं, उनकी महिलाओं के साथ राक्षसी बर्बरता, हिंदुओं का वहां से थोक में पलायन, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों को भारत में बसाने का खेल, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन अब धैर्य रखने का समय नहीं है। दोस्तों, धैर्य सामान्यतया शक्ति होती है, ताकत होती है, समझदारी होती है, दूरदर्शिता होती है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं और निर्मित होती जा रही हैं, उनमें ये धैर्य बहुत भारी पड़ने वाला है। एक विशेष समुदाय जिस तेजी से बच्चे पैदा कर रहा है, उसे देखते हुए कब तक लोकतांत्रिक ताकत आपके हाथ में रह पाएगी, कहना मुश्किल है। वहां तो बच्चों की लाइन लगी हुई है। जैसे ही कोई बच्चा 18 साल का होता है, भारत के संविधान के अनुसार वो वोटर बन जाता है। हर दिन बड़ी संख्या में उनके बच्चे 18 साल के हो रहे हैं। अगर आप 2029 को एक टाइमलाइन लेकर चलते हैं तो ये 2021 चल रहा है। माने इस समय 10 और 18 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं, वे सब के सब 2029 में वोटर हो जाएंगे। क्या आपने कभी अनुमान लगाया है कि उस समुदाय में 10 से 18 साल के कितने बच्चे हैं? कभी जाके उनके बस्तियों में देख के आइए, उनके घरों में देख के आइए, आपके होश उड़ जाएंगे जब आप सोचेंगे कि अरे इतने सारे लोग, इतने सारे ये बच्चे, ये सब के सब 8 साल बाद वोटर हो जाएंगे। ये सोच के आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, भारत बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और पल पल की देरी भारी है। बंगाल में 30% मुसलमानों ने अपनी मर्जी की सरकार बना ली। ये अलग बात है कि असम में 35% होकर के भी वे ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहां गंगा जमुनी तहजीब का पाखंड नहीं किया गया। धर्मनिरपेक्षता का झूठा नारा नहीं दिया गया। साफ साफ कह दिया गया कि एक विशेष समुदाय का वोट नहीं चाहिए, तो दूसरे समुदाय के सामने भी रास्ता बिल्कुल क्लियर था। काश पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने भी यही रणनीति अपनाई होती। ऐसे ही एकजुट होकर वोट किया होता, तो आज वहां इतनी तकलीफ न चल रही होती, इतनी मार काट न मची होती। लेकिन इसमें गलती अकेले हिंदुओं की नहीं है। असम व पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां भिन्न थी। असम में बीजेपी की सरकार थी, जिसके छतरी तले हिंदू अपनी मर्जी से वोट कर सकते थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का आतंक था, जिन्होंने खुलेआम कहा कि इलेक्शन होने दो,
सेंट्रल फोर्सेस को जाने दो, फिर देखते हैं। ऐसे में हिंदुओं का एक बड़ा भारी प्रतिशत, हिंदुओं की एक बड़ी भारी आबादी डर गई। और कुछ ऐसे लोग थे जिनका अपना स्वार्थ रहा होगा। तो जो मैं समझ रहा हूं कि भय व स्वार्थ, ये दो ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने कुछ हिंदुओं को एकजुट नहीं होने दिया। ये मैं समझ रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल का नहीं हूं, लेकिन जो भी परिस्थितियां, जो भी सूचनाएं हमारे सामने आ रही हैं, उसके आधार पर मैं समझ रहा हूं कि एक छोटा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का भय व स्वार्थ के कारण बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं कर पाया। और खास करके अगर हम डर की बात करें तो उनका डर गलत भी नहीं था। इस समय पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि उनका जो डर था टीएमसी से, वो काल्पनिक तो नहीं था। हाँ, ये कह सकते हैं, कहते हैं डर के आगे जीत है। अगर उन्होंने इस डर पर विजय पा लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। आज कुछ लोगों की गलतियों का परिणाम, गलती कहें मजबूरी कहें, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी हो, इसका परिणाम उन हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है जो टीएमसी समर्थक थे या दूसरी पार्टियों के समर्थक थे। हिंदू होना ही उनका गुनाह बन चुका है इस समय। ये जो कुछ प्रतिशत थे, इनका डगमगा जाना उन सारे हिंदुओं के आत्मविश्वास और मेहनत पे पलीता लगा गया, जिन्होंने ये सोच करके बीजेपी के पक्ष में वोट किया था कि डरने की क्या बात है, कौन सी ममता बनर्जी की सरकार आनी है, सरकार तो बीजेपी की आनी है, और आती। खैर, ये जो एक समुदाय है, जिसके कारनामों का खामियाजा देश का बहुसंख्यक समाज, खास करके बंगाल में भुगत रहा है, उसकी ये प्रवृत्तियां, उसके ये कारनामे कोई नए तो है नहीं। 620 ईस्वी से ही यह सब चल रहा है। गलती तो हमारी है कि इतने लंबे समय में, 1400 सालों में भी हम उस समुदाय का चरित्र नहीं समझ पाए। ममता बनर्जी जैसों को तो ये केवल मुहरे बनाते हैं, लेकिन मेरा दूसरा सवाल भारत के संविधान और भारत की राजव्यवस्था से है। यदि बंगाल की वर्तमान परिस्थिति को डील कर पाने में भारत का संविधान समर्थ नहीं है, तो इस संविधान को हम क्या कहें? यदि इस परिस्थिति में भी भारत की राजव्यवस्था लाचार है, तो ऐसी राजव्यवस्था को हम क्या कहें? बंगाल के हिंदू तिल तिल करके मर रहे हैं। ऐसे में धैर्य मुझसे तो नहीं रखा जाता। हर बीतते हुए दिन के साथ कुछ और महिलाएं हिंसक पशुओं का शिकार बन रही हैं। कुछ लोग मारे जा रहे हैं या पलायन कर रहे हैं। उनका दुस्साहस देखिए। वे खुलेआम हिंदुओं की बहुएं मांग रहे हैं, उनकी बेटियां मांग रहे हैं, यहां तक कि उम्र दराज स्त्रियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। बेटियों का बलात्कार पिता के सामने हो रहा है। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? किसी सभ्य समाज में ऐसी स्थिति 2 मिनट के लिए भी सहन नहीं की जानी चाहिए, और यहां 2 महीने होने को आ रहे हैं।
पूरा भारत और पूरा विश्व इस स्थिति को सहन कर रहा है। कोई कड़ा कदम इसलिए नहीं उठाया जा रहा है कि भारत में संविधान है, संविधान की प्रक्रिया होगी। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे देश को बहुत समझदार लोगों की तुलना में देश को प्रेम करने वाले लोगों की अधिक आवश्यकता है, जो दिमाग के तेज हों लेकिन हृदय के निष्ठुर। उनसे बहुत आशा नहीं की जा सकती। बंगाल के हिंदुओं के दर्द से जिनका हृदय पिघल नहीं जा रहा है, उनके आंसुओं में जिनका धैर्य बह नहीं रहा है, उन्हें मैं क्या कहूं। वो होंगे बुद्धि के बहुत प्रखर, लेकिन मेरी समझ में तो वे नहीं आते। दोस्तों, भारत के संविधान का स्रोत भारत की जनता को माना गया है, लेकिन जनता को मरते हुए यह संविधान चुपचाप देख रहा है। जवाब, सवाल, जांच, नोटिस, रिपोर्ट, ये सब कब तक चलेगा? ठोस परिणाम कब आएगा? अत्याचार कब रुकेंगे? अत्याचारियों को दंड कब मिलेगा? दोस्तों, मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि अपना आक्रोश, अपना क्षोभ, अपना दुख प्रकट कर सकूं। लेकिन एक चीज अच्छी हो रही है कि हिंदू एकजुट हैं। पूरे देश और विश्व के हिंदू बंगाल के हिंदुओं के पक्ष में न केवल खड़े हैं बल्कि उद्वेलित हैं, और इससे अधिक वे बेचारे कर भी क्या सकते हैं। उनके हाथ में हो तो आज की आज ममता बनर्जी की सरकार को गिरा दें और अत्याचारियों को जेलों में डाल दें, लेकिन वे नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदर्शी हैं, वे सोच समझकर कदम उठाते हैं, लेकिन जब कोई आपकी कलाई काट रहा हो तो सोचने समझने का समय नहीं होता, तब रिफ्लेक्स एक्शन होता है और आप बगैर सोचे समझे उस कलाई काटने वाले से भिड़ जाते हैं। जो कुछ भी हथियार, जो कुछ भी उपकरण आपके हाथ में होता है, उसे लेकर उस पर पिल पड़ते हैं। घंटों तक बैठ के योजना नहीं बनाते, ये अभी कलाई कट रही है, अभी योजना बनाते हैं इसमें क्या करना है। नहीं, यह रिफ्लेक्स एक्शन होता है। मुझे लगता है बंगाल की घटना भी रिफ्लेक्स एक्शन के लिए डिजर्व करती है। बंगाल के हिंदुओं के लिए हर पल भारी है, एक एक पल भारी है। और हमारे संविधान में इतने सारे आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों रखे गए हैं? ऐसी ही परिस्थितियों के लिए रखे गए हैं, ऐसी ही परिस्थितियों के लिए रखे गए हैं। फिर इतना डर क्यों, इतनी हिचक क्यों? मुझे नहीं लगता कि वर्तमान परिस्थिति में यदि केंद्र सरकार बंगाल के संबंध में कोई कड़ा कदम उठाती है तो उच्चतम न्यायालय की तरफ से कोई बाधा आएगी। मित्रों, आज जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बैठक चल रही है, होने जा रही, चल नहीं रही, होने जा रही, बैठक होने जा रही है, अभी शुरू नहीं हुई है। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी बैठक शुरू नहीं हुई, लेकिन जब तक यह वीडियो आप सुन रहे होंगे यह बैठक हो चुकी होगी। इस बैठक के संबंध में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 और 35 से वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता। परिसीमन पर चर्चा हो सकती है, चुनाव पर चर्चा हो सकती है, स्टेटहुड पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि स्टेटहुड केवल जम्मू को मिलना चाहिए, वो भी अलग राज्य बनाकर, और कश्मीर घाटी को वैसा ही केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए
जैसे कि लद्दाख व चंडीगढ़ है। भूल कर भी कश्मीर घाटी को राज्य नहीं बनाया जाना चाहिए, भूल करके भी नहीं। बंगाल के संबंध में भी मैं बार बार कह रहा हूं, न केवल 356 लगाना वहां पे पर्याप्त है, बल्कि उसका विभाजन भी आवश्यक है। और जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब एरिया है उसे केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि इससे बंगाली अस्मिता को चुनौती मिलेगी। मेरा मानना है नहीं, बंगाली अस्मिता का पाखंड बंगाल के हिंदुओं ने बहुत देख लिया। बंगाली अस्मिता के होते हुए बांग्लादेश बन गया। बंगाली अस्मिता को ओढ़ते पहनते हुए उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी बहू बेटियां लूटी जा रही हैं, उनको भगाया जा रहा है। अब वो असम में जाकर के शरण ले रहे हैं, झारखंड में जाकर के शरण ले रहे हैं, तो क्या बंगाली अस्मिता से शरण ले रहे हैं कि हिंदू अस्मिता से शरण ले रहे हैं? उन्हें जो चारों तरफ पनाह मिल रही है, पूरे भारत के हिंदू उनके साथ खड़े हैं, तो क्या उनकी बंगाली अस्मिता से उनके साथ खड़े हैं? पूरी दुनिया के, पूरे भारत के हिंदू उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, हरियाणा के हों। पूरे दुनिया के हिंदू, पूरे यूपी के हिंदू, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, सारे के सारे हिंदू बंगाल के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। तो ये बंगाली अस्मिता वाली चीज उन्हें भी समझ में आ गई होगी। अगर बंगाली अस्मिता कोई चीज होती तो बंगाल के मुसलमान उन्हें न मार रहे होते। इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर बंगाल का विभाजन होता है तो बंगाली अस्मिता जैसी कोई बात सामने नहीं आने वाली है। मित्रों, एक बात और मैं बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो दिल जीतने का प्रयास है इसका कोई मतलब भी है। अरे दिल तो उनका गांधी जी भी नहीं जीत पाए, वो भी अपनी जान देकर। तो और कोई कैसे जीत सकता है? उनका एक निर्धारित लक्ष्य है, या तो आप उस लक्ष्य के साथ हो जाइए या वे आपके खिलाफ हो जाएंगे। फैसला आपको करना है। या तो आप उनके साथ हो जाइए, उनके लक्ष्य के साथ हो जाइए, या वे आपके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए अब बात साफ साफ करने का समय आ गया है। गंगा जमनी तहजीब का नाटक हम बहुत देख चुके। और हां, एक गलती अब बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी जातीय चेतना, क्षेत्रीय चेतना, भाषाई चेतना, इनको खूंटी पर टांग दीजिए और सनातनी चेतना को धारण कीजिए यदि आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो। नहीं तो टुकड़ों टुकड़ों में बट करके काटे जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। यूपी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए ढेरों साजिशें चल रही हैं। आपको ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित इसमें बांटा जाएगा। लेकिन गलती बिल्कुल मत करना। बंगाल में हिंदुओं को काटते समय उनकी जातियां नहीं पूछी जा रही हैं, उनके लिए ये सब काफी है। आपके जो नेता आपको जातियों का पहाड़ा पढ़ाएं, समझ जाइए कि वे आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। और अपने लिए भी कब तक सोचेंगे? तब तक ये जो समुदाय है ना, तब तक जब तक ये स्वयं सक्षम नहीं हो जाता, जब तक ये अपने बूते पर अपने लोगों को गद्दी पर बिठाने में सक्षम नहीं हो पाता, तभी तक। इसके बाद इन्हें भी निकाल करके फेंकेगा। सुन रहा हूं कि इस बार यूपी के चुनाव में मुसलमानों ने एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को देने का मन बना लिया है। तो फिर आप भी मन बना ही लीजिए, और वैसे ना बनाए तो भी बना लीजिए और बना कर रखिए। आपको बहकाया जाएगा, भड़काया जाएगा, लेकिन गलती आप करना मत। यूपी में योगी आदित्यनाथ का हारना आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मित्रों, कम समझो, मेरे कम शब्दों में कुछ ज्यादा समझना आप। मैं एक लाइन की बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ का हारना आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे।
तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।